साला डिजिटल उर्दू के सभी नाजरीन को सलाम और आदाब। आज हमारे मेहमान हैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फिकार अहमद खान टीपू साहब, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हज 2025 के इंतजामात को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। ख्वाह वो हाजियों के लिए हज भवन की सहूलतें हों या हज वॉकेथॉन जैसे बामकसद तकरीबात का इनेकाद या फिर नुसुक कार्ड्स और दीगर कार्ड्स की तकसीम वगैरह, उनकी क़ियादत में कमेटी ने कई मुश्किलात के बावजूद मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। हज फ्लाइट्स की ज़ाती निगरानी से लेकर कर्नाटक के आज़मीन को महफूज, आरामदा और बावकार तजुर्बा फराहम करने तक जनाब टीपू की काविशों को मजहबी रहनुमाओं, अवामी नुमाइंदों और खुद हाजियों ने सराहा है। लेकिन इन कामयाबियों के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस की कमी और निजी टूर ऑपरेटर्स की भी कुछ कोताहियों और चैलेंजेस भी सामने आए हैं। इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए इस्तकबाल करते हैं जनाब जुल्फिकार अहमद खान टीपू साहब का। इस्तकबाल करते हैं जनाब जुल्फिकार अहमद खान टीपू साहब का। आपका तहे दिल से साला डिजिटल पर इस्तकबाल है सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस साल आपकी क़ियादत को वसी पैमाने पर सराहा गया है। आपके ख्याल में किन मखसूस हिकमत अमलियों का नतीजा रहा है कि ये इतनी कामयाब गुजरी है? और शुरू करते हैं हज वॉकेथॉन से। क्या हज वॉकेथॉन जैसी तकरीबात हर साल करने का आपका इरादा है? इन सभी पर मैं जानना चाहूंगी सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो हज 2025 अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी हुज्जाज इकराम वापस ही आए, अब तक बेंगलोर में 4900 हुज्जाज इकराम तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की जो भी फीडबैक्स है 99.9% अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। इसकी मैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ इस मर्तबा जो मुझे खिदमत करने मेरे क़ायद बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब जो मेरे लीडर हैं, जो मेंबर बनाए और इस बार मुझको हज कमेटी चेयरमैन बनाए, मैं उनका इस मौके पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे एक काम करने वो एक मौका अता फरमाए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुज्जाज इकराम के साथ बहुत ज़माने तरह से हमारे कॉलेज लाइफ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुड़े हुए। तो इस बार के बहुत बड़े चैलेंजेस थे क्योंकि हमारे पिछले तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे चीज़ों को मैं नए इम्प्लीमेंट करने की और अच्छे से अच्छे इसको कामयाब बनाने की कोशिश की। बहुत सारे से मुराद क्या है सर? यानी कोई फोकस चीजें थी बेंगलोर से शुरू होने से जैसे हम वॉकेथॉन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। वॉकेथॉन के प्रोग्राम में पिछला ये तजुर्बा हुआ कि बहुत सारे हुज्जाज इकराम जो हज पे गए थे वो चल नहीं बिल्कुल सही। और बिकॉज ऑफ ओवर हीट क्या हो गया, वो बहुत सारे रोड पे ही फेंट हो गए। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हमने देखा था। तो इसको क्योंकि हुज्जाज इकराम को जो हम वॉकेथॉन का प्रोग्राम बैंगलोर में ऑर्गेनाइज किए, हम एक 2-3 किलोमीटर का प्रोग्राम सिर्फ वो 3 किलोमीटर के प्रोग्राम में हर हाजी जितने भी आए, तकरीबन बैंगलोर के हम लोग 3500 हुज्जाज इकराम को बुलाए थे। उसमें 1.5-1,500 तक हुज्जाज इकराम आए थे। तो उसी में हम लोग देखे कि एक और 2 हाजी गिर गए। अच्छा, तो हम लोग बोले कि आपकी कैपेसिटी आप खुद देखो कि आप कितना चल सकते हैं। क्योंकि हम लाख बयान करें जब तक उनके खुद के ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होती तब तक वो जज नहीं कर सकते कि वो कितना चल सकते हैं। तो उस टाइम से हम लोग जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक के अंदर इस मर्तबा हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स रखे थे। पूरी डिस्ट्रिक्ट्स में हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स रखे थे। इसके अंदर हमारे जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करते हैं ग्रुप है हमारे एजाज साहब की, जो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस स्टाफ है, बहुत ज़माने तरह से वो उनकी पूरी ग्रुप अंजाम देते आ रही है। तो वो प्रोग्राम्स में भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फोसिस किए कि आप जहाँ कहीं भी हैं आप ज़रा वॉकिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस मर्तबा भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा धूप रहेगी। तो फिर पिछले जो तजुर्बात थे उसको हम लोग एक्सपीरियंस ने अच्छे से अच्छा होना बोल के हम लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बहुत सारे हुज्जाज इकराम, मैं समझता हूँ मेजॉरिटी ऑफ देम वॉकिंग का प्रोग्राम, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट्स में, बिदर में भी हम वॉकेथॉन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रहा। तो बहुत सारे हुज्जाज इकराम वॉकिंग स्टार्ट किए। तो इस मर्तबा हम लोग देखे कि कोई भी एक भी फ्रेंड नहीं, हालांकि धूप ऐसी ही थी पिछले मर्तबा
की तरह 50 डिग्री तक रीच हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटक के हाजी जान तक हाँ नेचुरल डेथ्स 6 नेचुरल डेथ्स हुए, दैट इज बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक हुआ। मोस्ट ऑफ देम एज्ड थे और पैनिक की वजह से, ये हाजी पैनिक की वजह से इंतकाल हुए, और एक 3 हाजी नेचुरल डेथ्स थे उनके। तो लेकिन वॉकिंग के दौरान या मीना से अरफात को जाने के दौरान या फिर अरफात से मुजदलिफा आने के दौरान उस मरतबा पूरे हाजियों आराम से सफर करना, ये वाकई में एक बहुत अच्छा आइडिया था सर। वॉकेथॉन जो है हाजियों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। इसके अलावा हाजियों से आपको जो भी फीडबैक मिला है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि MLC अब्दुल जब्बार साहब ने भी जो है इस बार जो है इसको आउटस्टैंडिंग और बेमिसाल तजुर्बा बताया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हुज्जाज इकराम एक्सपीरियंस करके आए, हर जितने भी हाजी हम बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रिसीव कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम हम लोग बहुत डर के गए थे, हमको बहुत डर हो रहा था जाने के टाइम पे, क्योंकि हमारे दिमाग में वो बैड एक्सपीरियंसेस थे हमारे दिमाग में, वो मद्देनजर रखते हुए हम लोग वो तजुर्बात को रख ले गए थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद पूरा खिस्सा ही उल्टा निकला। जो हमको ट्रेनिंग्स दिए थे, जो हम लोग हर मौके पे उनको जो बातें बोले थे, वो तमाम उनको प्रैक्टिकली मददगार हुए, और वो बहुत खुश हो के आए कि हमें जो एक्सपेक्टेशन करे थे उससे इट वाज फार बेटर, बहुत अच्छा रहा बोल के वो तारीफ करके पूरे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं जो हुज्जाज इकराम हज पे जाके प्रैक्टिकली तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बोल के बताएं। और फर्स्ट टाइम इतना अच्छा जो हर एतबार से, चाहे वो बस का मूवमेंट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का मूवमेंट हो, इस मौके पे मैं जो हमारे काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया हैं जनाब फहद साहब, वो उन्होंने भी मेरे को बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, क्योंकि पूरी रात ये 5 दिन जो थे हज के, उस दिन तो पूरी रात हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहे। जो कोई भी हुज्जाज इकराम थोड़े मिसिंग हो गए तो वो सब बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, और इसमें इस बार जो हम हज इंस्पेक्टर्स भेजे थे, हर फ्लाइट में 2 हज इंस्पेक्टर्स भेजे थे, वो भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा वो प्रोग्राम। और वो हज इंस्पेक्टर्स को हम लोग मुस्तक़बिल उनका, क्योंकि इससे पहले बहुत तजुर्बे थे कि खादिमुल हुज्जाज बोलते थे, अब हम लोग हज इंस्पेक्टर्स बोल रहे हैं, तो बहुत सारों का एक्सपीरियंस ये रहा कि हमको खादिमुल हुज्जाज मिलते ही नहीं, कौन रहते हैं पता ही नहीं, तो हम लोग वो सब मद्देनजर रखते हुए इस बार उनके 3-3, 4-4 टाइम ट्रेनिंग दिए, और उनको पूरे हाजियों के साथ हर फ्लाइट में हम लोग उनको इंट्रोड्यूस किए, और पूरे हुज्जाज इकराम को हर खादिमुल हुज्जाज जो एक फ्लाइट में 2 देते हैं, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जो 280 या 300 या 400 की एक फ्लाइट में जितने हुज्जाज इकराम जाते थे, उनकी पूरी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए थे हम लोग, और उनको पूरों को इंट्रोड्यूस करा दिए थे कि देखिए ये आपके हज इंस्पेक्टर्स हैं, ये आपको हर वक्त हर इसमें आपको आपके साथ रहेंगे बोल। ये भी सुनने में आया था कि उनका ऑन पे जो है ये हाँ वो भी पेड पिछली दफा ऐसा नहीं था, तो वो पेड लीव का भी हम लोग ने कराया। तो जितने भी हमारे हज इंस्पेक्टर्स गए इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करके आए, और जितने भी फीडबैक मिल रहे हमारे हुज्जाज इकराम के, वो तमाम ने हज इंस्पेक्टर्स की तारीफ की। बहुत खूब सर। हज 2025 के दौरान नुसुक कार्ड्स की तस्वीर में तजाद या कुछ इंश्योरेंस की कुछ ऐसे मसाइल सुनने में आए थे, क्या ये वाकई में थे या फिर कमेटी ने अगर थे तो कमेटी ने कैसे? सऊदी गवर्नमेंट ने उनके पुराने तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पिछली मरतबा ज्यादा डेथ्स हो गए थे, तो उन्होंने एक नई स्कीम इस मरतबा नुसुक कार्ड्स हर हाजी को, ऑलमोस्ट ये ऐसा था कि पासपोर्ट का रिप्लिकेशन था ये ऑलमोस्ट, तो इसमें स्कैनर था, इसके अंदर हाजी का हर मोमेंट उसके अंदर था, और हाजी का अकोमोडेशन, चाहे वो मदीना का अकोमोडेशन हो, चाहे अजीजा का अकोमोडेशन हो, और मीना का अकोमोडेशन, वो पूरा उसके अंदर रिकॉर्डेड था। जब भी हाजी अगर वो कहीं भी लॉस हो जाता, सिर्फ स्कैनिंग करने से उसका खुद का लोकेशन और वो काम पे जाना है मालूम हो जाता। वो इजीली उनका डायरेक्शन बता देते। तो ये नुसुक कार्ड से, और ये इस बार इतना स्ट्रिक्ट किया, जो लोकल सऊदी के हर मरतबा जो हज पे आते थे, तकरीबन 2,65,000 जो लोकल्स को एंट्री नहीं मिली इस मरतबा, और पूरी वर्ल्ड से इस मरतबा
मैं समझता हूँ 7 से 8 लाख हाजी को वो एंट्री नहीं दी। अच्छा, तो इस तरह एक मिटिगेट किया गया ओवर क्राउडिंग को लेके भी उन्होंने ये किया, और ये नुसूक कार्ड के जरिए से वो स्ट्रीमलाइन कर दिया कि हाजी सिर्फ हाजी इज अलाउड, नोबडी एल्स इज अलाउड। तो हर मौके पे हर जगह पुलिस उनकी थी, तो हर मौके पे हमारे हाजी बताते कि हरम दाखिल होने के टाइम पे भी स्कैन करते थे उनको, फिर हर मौके पे ये क्योंकि ये पहला तजुर्बा था सऊदी गवर्नमेंट का। थोड़े बहुत नुसूक काट के बहुत सारे हुज्जाज इकराम को, हमारे कर्नाटक के गए हुए एक 100 या 150 हुज्जाज इकराम को बहुत लेट नुसूक कार्ड्स मिले। अच्छा। तो वो लेट मिलने की वजह से क्या हो गया, उनको हरम के अंदर एंट्री नहीं मिली। अच्छा। तो वो वैसे थोड़े मसाइल आए, लेकिन इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हेल्थ इंश्योरेंस की तो उसको आपने कैसे मैनेज उसको इमीडिएटली मैं सीजीए को इनका वहाँ के आज इंस्पेक्टर्स मेरे को राबिता करके कितने लोग के फ्लाइट में नुसूक कार्ड्स नहीं है करके मेरे को कंप्लेंट करते, तो मैं इमीडिएटली इन रिटर्न हमारे सीजीए को करता था। वो इमीडिएटली एक्शन करके विद इन इमीडिएटली उसका हल निकालते थे। और कितना वक्त लगा होगा थोड़ों को मदीने में नहीं मिला। अच्छा, थोड़ों को जो पहले गए उनको थोड़े एक 60 या 70 लोगों को मदीने में नहीं मिला, बल्कि उनको मक्के में मिला। अच्छा। उसमें तो मदीने में अगर कार्ड नहीं मिला तो मदीने में ये भी इसलिए हुआ कि पहले हमारे को इंस्ट्रक्शंस दिया गया था सेंट्रल हज कमेटी से कि आप किसी का जो अलॉटेड डेट रहेगा वो अलॉटेड डेट से आप चेंज मत करो। ये नुसूक कार्ड नहीं मिलने की वजह भी ये है, जो बहुत सारे हुज्जाज इकराम डेट्स चेंज किए। ओके। तो डेट चेंज करने की वजह से वहाँ उनको बहुत बड़ी दुश्वारी हो गई। तो हम लोग हर इसमें बोलते थे मेहरबानी से आप डेट मत चेंज करो, बट थोड़े ऐसे जिनैन मसले थे वो हम लोग डेट, जैसे मेडिकल मसला आ गया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एडमिट हो गए, थोड़े उनका जॉब का मसला था, थोड़े एनआरआईज थे, तो इनको थोड़ा हम लोग फोर्सबली वी हैड टू हेल्प देम उनका चेंज होना। तो वही से लोगों का नुसूक कार्ड्स लेट मिला। अच्छा, तो लेट मिलने की सूरत में उन्होंने कैसे माने? हरम में एंट्री उनको नहीं हरम में तो हम लोग उनको सीजीए को बताने के बाद उनको पासपोर्ट के जो वीजा कॉपी थी, वीजा कॉपी के रख लेके जाना करके हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए थे। तो वो सऊदी गवर्नमेंट को बात करके टेम्पररी वीजा कॉपी अगर दिखाते हैं तो आप अलो करो बोल के वो एक परमिशन लिए थे। तो वो परमिशन के ऊपर देवर अलाउड इनसाइड हरम। ग्रेट। सर, प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की तरफ से कुछ कोताहियां हो गई थी जिसकी वजह से कोटा में कोई प्रॉब्लम हुई थी इंडिया के या कर्नाटक के? एक्चुअली प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का वो पूरा स्ट्रीमलाइन करने के लिए वो इस बार जैसे नुसूक कार्ड ले वो क्लस्टर सिस्टम बना के हैं इस बार, यानी कि हर 40 रिकॉग्नाइज ऑपरेटर ये क्लस्टर के अंदर आना बोल के। तो इंडिया के अंदर वो शायद 23 क्लस्टर हेड्स करके बनाए थे। तो 23 क्लस्टर हेड्स के अंदर एक क्लस्टर के अंदर शायद 40 या 50 रिकॉग्नाइज्ड टूर ऑपरेटर्स को ये किए थे। तो वो पेमेंट्स पूरी एक तरफ से पेमेंट्स करने का कुछ नया पेमेंट्स के ये बनाए थे चैनल, वो सिंगल विंडो सिस्टम जैसा बनाए थे। तो उसके तहत ये सऊदी गवर्नमेंट जब इन लोगों को बताई थी कि ये डेट के अंदर आप लोग पेमेंट करना है, लेकिन ट्रैवल एजेंट्स तो पेमेंट ये क्लस्टर हेड्स को कर दिए थे, लेकिन क्लस्टर हेड्स भी बोलते हैं कि हम लोग वहां पे गए, वो गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट और ये क्लस्टर हेड्स का थोड़ा पेमेंट्स के सिलसिले में कुछ ठीक से नहीं होने की वजह से इमीडिएटली जो हर साल 50,000 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को अलॉटमेंट होता है, इमीडिएटली 40,000 कैंसिल करके सिर्फ 10,000 अलॉटमेंट मिला उनको। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो पैसे दे दिए थे, और यहाँ से जो हमारे जो ट्रैवल एजेंट्स थे वो भी पैसे वहाँ होटल्स पे और दूसरे इसमें बुकिंग्स हो गए थे। मैं समझता हूँ टोटली वो 1000 to 1200 करोड़ का जो ऑलरेडी पेमेंट पूरी इंडिया से ट्रैवल एजेंट्स कर दिए थे। तो उसका एक बहुत बड़ा जो लोगों को इस बार दुश्वारी पेश आई। अच्छा, तो मैंने सुना कि आपने इस बीच में भी कुछ मुदाखलत करके इसको सॉर्ट करने की कोशिश मैंने जो किरण रिजिजू जो
मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, उनको भी मैं लेटर लिखा था और उनको मैं हज कमेटी चेयरमैन जैसे ही बना उनको जाके मुलाकात करके मैं सिर्फ हमारे कर्नाटक के हुज्जाज इकराम जो लास्ट टाइम के तजुर्बात थे और हमको जो बिल्डिंग्स के सिलसिले में जो हमको कंप्लेंट्स आए वो कंप्लेंट्स को उनको जाके मैं ये किया था कि कर्नाटक के लोगों को इस बार अच्छे बिल्डिंग अलॉट करें। तो और जो सीपी बख्शी हैं जो हज अफेयर्स देखते हैं और हमारे सीईओ सेंट्रल हज कमेटी के सीईओ जनाब शाहनवाज साहब वो भी नए आए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी हमको बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया। सर बिदर, हुबली, मैंगलोर और कलबुर्गी में नए हज भवन्स का ज़मीर अहमद साहब ने ऐलान किया था कि अगले 5 साल में ये कंप्लीट हो जाए, ये किस मरहले पर है? देखिए बहुत सारे जगह का रिक्वायरमेंट था कि मंगलूर में पहले एम्बार्केशन पॉइंट था, तो इस बार मंगलूर वाले भी बैंगलोर आके गए, तकरीबन 1200 हुज्जाज इकराम हर साल मंगलूर से जाते हैं। तो वहाँ पे एक हज उसका अलॉटमेंट हुआ था लेकिन कुछ मसले होने की वजह से वो डिले हो गया। तो इस मरतबा हमारे ज़मीर साहब हम लोग सब कोशिश करने के बाद हमारे यूटी खादर साहब वो भी साथ दिए, तो वहाँ के एक इनायतुल्लाह बोल के एक कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने उनकी फैमिली की एक जगह थी, वो फैमिली की उनकी ट्रस्ट से हमको ऑलरेडी अब रजिस्टर करके हज कमेटी के नाम पे रजिस्टर कर दिया, 1 एकड़ जो एयरपोर्ट के एकदम बिल्कुल नजदीक है। तो उन्होंने हमारे हज कमेटी को रजिस्टर करके देखे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी वेरी शॉर्टली वो यहाँ क्योंकि थोड़ा वो लास्ट मंथ पूरा थोड़ा कम्युनल गलाटा हुआ था, उसकी वजह से हम इनॉग्रेशन नहीं कर पाए। अभी इंशाल्लाह वेरी शॉर्टली उसका इनॉग्रेशन होगा। उसके बाद गुलबर्गा में ऑलरेडी हमारे पास 5 एकड़ की जगह गवर्नमेंट से अलॉट है, ऑलरेडी हम लोग कंपाउंड डाल के हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे भी हज हाउस बनाने की ऑलरेडी प्लान्स भी बन चुके हैं। दोनों मंगलोर और गुलबर्गा के ऑलरेडी स्ट्रक्चरल प्लान्स और पूरे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, वो दोनों जगह का शुरू करना। ये देख के बिदर के एक हमारे एक अच्छे दोस्त हैं, उनके फर्जंद का इंतकाल हो गया था, तो उनके फर्जंद के नाम पे उन्होंने भी एक हज कमेटी के नाम पे गिफ्ट की है। तो उसकी भी इंशाल्लाह हम लोग वो भी इंशाल्लाह वेरी शॉर्टली अप्रूवल्स को भेजेंगे गवर्नमेंट को, तो वो अप्रूवल आते के बाद वो भी हम लोग इस बार इनॉग्रेशन करेंगे। हुबली का क्या मामला है? हुबली का मसला ये है कि वो अभी फिलवक्त हमारे इसमें सस्पेंशन में है। हाँ फिलवक्त नहीं है। अच्छा सर, हज भवन का जो एनेक्सर 2 नया जो तामीर हो रहा है उसमें हज के अलावा दीगर साल भर की क्या मसरूफियात रहेंगी? देखिए इसके अंदर हम लोग ऐसा प्लान किए हैं, सेम जैसा हज भवन है सेम इट विल बी सेम उसी लाइन पे हम लोग 3 फ्लोर्स बनाने का प्लान किए, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे जो इस्लामिक सेंटर है दिल्ली में उसके अंदर रूम्स रहेंगे। अच्छा। और एक अच्छा ऑडिटोरियम जो हमारा हज भवन में है अभी वो भी जो जल गया था वो भी रेडी हो रहा है, तो उसमें थोड़े जो फंक्शन जो हमारा हर साल होता है इसमें बहुत लंबा पैसा खर्च होता है, तो हम लोग वो सब अवॉइड करने के लिए हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब से, हमारे जमीर साहब से, हमारे रहीम खान साहब हम लोग जाके रिक्वेस्ट किए थे, तो वो मौके पे वो 10 करोड़ एनेक्सर 2 बिल्डिंग के लिए अलॉट किया। ऑलरेडी हमारी प्लानिंग शुरू हो चुकी है, इंशाल्लाह वेरी शॉर्टली वो भी इनॉग्रेशन करेंगे। इसके अंदर मल्टीपर्पस यूटिलाइज करेंगे इसके अंदर हम लोग। चल इसके अंदर मस्जिद भी आएगी। अच्छा। जो मस्जिद अभी फिलहाल 4th फ्लोर पे हम लोग यूज करें, अभी हमारा प्लान है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में मस्जिद आएगी और रूम्स आएंगे और अच्छे हॉल्स आएंगे, तो ये मल्टीपर्पस यूसेज के लिए कम्युनिटी के जितने कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज के ऊपर ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 100 रूम्स है, एजुकेशन का ऑलरेडी चल रहा है, तो इसके अलावा भी और मल्टीपर्पस जो कम्युनिटी के रिक्वायरमेंट्स है इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लोग मशवरा करके एक अच्छा काम जो हज के अलावा जो 11 महीने खाली रहता है उसमें इंशाल्लाह वो भी एक एंगेज करेंगे। और हज टर्मिनल का भी यही है ना सर? हज टर्मिनल अभी जो हज टर्मिनल हमारा बेंगलुरु में है वो टेम्पररी शेड्स बनाते हैं। हाँ जी। तो अभी हम लोग भी बात किए थे, तो ये डीजीसीए से सब अप्रूवल होके एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना बोल के ऑलरेडी जगह पूरी एयरपोर्ट में फाइनल हो चुकी है। इंशाल्लाह उसकी भी बहुत जल्दी
इनॉग्रेशन होगी, जिसके अंदर ये परमानेंट हज टर्मिनल बनेगा। उसके अंदर हज के दौरान हाजी जाएंगे। इसके अलावा दूसरे टाइम पे वीआईपी मूवमेंट रहेगा बोल के हमको इत्तला देगी। इरादा है आपका। सर, पहली बार बेंगलुरु से बाहर के हाजियों के लिए जो है क़याम का भी इंतजाम था वापसी के बाद, जिनकी भी सवारियां देर थी या अगले दिन थी, तो ये ख्याल आपको कैसे आया? एक बहुत बड़ी सहूलत है ये भी। जी, तो लास्ट टाइम बहुत सारे हम जो वॉलंटियर के हिसाब से और मेंबर के हिसाब से लास्ट ईयर, उससे पहले हम काम करते थे हुज्जाज इकराम की, तो बहुत सारे कंप्लेंट्स आते थे कि हमको कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम लोग बहुत देर तक जपना पड़ता है, तो वो कहीं भी जा नहीं सकते थे। देखिए, मंगलूर के हैं, हुबली के हैं, बेलगाम के हैं। आज बेलगाम के टोटली 19 हाजी हमारे साथ रुके हैं, अभी भी हज के इसमें है, और थोड़े हुबली के हैं। उनकी बस कनेक्शन या ट्रेन कनेक्शन अगर लेट रहती है तो वो कहाँ जाके जपे, एयरपोर्ट में जप नहीं सकते पूरा दिन, और वो टायर्ड होके आके रहते हैं, बहुत सुस्त रहते हैं हाजी। तो इसलिए हम लोग मैं प्लान किया कि इस मर्तबा उनको खाने का इंतजाम के साथ, रहने के इंतजाम के साथ हम उनको फ्री से हज एयरपोर्ट से हज भवन तक लेके आएंगे, और हज भवन से उनको रख के और फ्रेश होके आराम करके फिर उनकी जो बस या ट्रेन कनेक्शन है, वो ट्रेन कनेक्शन वो वहां तक आप ड्रॉप देंगे हम। ओके। सर, क्या इतनी सारी सहूलियात सुनने के बाद तो लगता है कि मजीद बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें, फिर भी आपकी नजर में कुछ है जिसको और बेहतर बनाया जा सकता है? हर साल एक नया तजुर्बा रहता है, हर साल एक नई। अब जो हजों के हम लोग फीडबैक्स लिए और जो हमारे हज इंस्पेक्टर्स के फीडबैक लिए, उसमें और थोड़ी मजीद इम्प्रूवमेंट्स करना है। इंशाल्लाह आइंदा मर्तबा उसकी कोशिश करेंगे। क्या है, आप कौन सी चीजें हैं जो आप इम्प्रूव करना बहुत सारे, जैसे 5 दिन के सफर में जो मीना के टेंट्स के बारे में थोड़े कंप्लेंट्स है कि बहुत सारे थोड़े कंजेस्टेड रहते हैं, तो उसके ताल्लुक से, और जो मूवमेंट होता है जो मीना से अरफात का मूवमेंट होता है उस दौरान, उसमें थोड़े और इसको इंक्रीज करना है। तो हम लोग इस मर्तबा ये सोच रहे हैं कि जैसा केरला के जो वहाँ पे काम करते हैं सऊदी में, तो वो लोग परमिशन लेके एज ए वॉलंटियर्स जाके वहाँ काम करते हैं। तो मैं हज के फौरन बाद हम ये सोच रहे हैं कि जितने भी कर्नाटक के जो जिद्दा में, मक्का में, मदीना में काम कर रहे हैं, उनको एक हज वॉलंटियर्स जैसा उनको बना के गवर्नमेंट से परमिशन लेके जो केरला के लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट, क्योंकि जो भी मिस हो जाते हैं या मीना टेंट्स में क्या होता है, अगर थोड़े लेट गए तो दूसरे आके टेंट में आ जाते हैं। ये बार वही कंप्लेंट है कि थोड़े यहाँ से बस से ले जाने थोड़ा लेट हुआ है तो दूसरे आके ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये बार वो एक मेजर मसला लग रहा है मेरे। तो उसके लिए भी थोड़े हमारे वॉलंटियर्स को जो वहाँ काम कर लेके हैं सऊदी में, तो ये केरला स्टेट मॉडल पे आप इसको वॉलंटियर्स को करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह दुआ कीजिए। बहुत बढ़िया आइडिया है सर। आपके इन सभी कार्रवाइयों में कोई अगर वॉलंटियर बनना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है सर? कोई देखिए, जब से हमारा बैंगलोर से हज का जो ये शुरू हुआ 1996 से, हमारे बैंगलोर के और थोड़े बैंगलोर से बाहर से बहुत से डेडिकेटेड वॉलंटियर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दिन रात खिदमत करते हैं, अपना काम को, अपने बिजनेस को, अपने सर्विसेज को छुट्टी डाल के 1 महीना लगातार आके हज भवन में खिदमत करते हैं। ये देख के इसमें देखिए, इसमें जो कोई भी हुज्जाज इकराम की मदद किया है, अल्लाह के मेहमानों के मदद किया है, और इनके खुसूसी इनके साथ अल्लाह की मदद रहती है। जितने भी हमारे हज वॉलंटियर्स काम करके हैं, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि उनकी जिंदगी दोनों जहां में अल्लाह मियां ने कामयाब किया है, और उनके कोसे काम में भी अल्लाह मियां कामयाबी देता है। इसकी तो हम सब उसी की मिसाल है। अल्लाह की मदद है हमारे साथ, क्योंकि हुज्जाज इकराम की, अल्लाह के मेहमानों की कोई भी इखलास और इल्लाहियत के साथ काम करता है, अल्लाह की मदद है उनके साथ रहेगी। तो वो देखते हुए बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स, इस बार भी बहुत सारे नए वॉलंटियर्स को लिए, क्योंकि हमारे जमीर साहब ने ये 1200 वॉलंटियर्स को उम्रा पे भेजा। तो बहुत सारे ये चाहते हैं कि वो भी उम्रा पे जाएं, बोल के बहुत सारे आके देते हैं। तो हमारे इस मर्तबा भी बहुत सारे नए वॉलंटियर्स हमारे को आए थे, बट हम हर एक को अकोमोडेट नहीं कर सकते, क्योंकि 1500 ऑलरेडी वॉलंटियर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये क्या रिपीट, वही वॉलंटियर्स रिपीट होते हैं? ऑलमोस्ट पूरे जमाने से कर लेके आ रहे हैं ना। तो नए अगर आना चाहें तो नए आना चाह रहे तो इसमें बहुत सारे
जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हम निकाल के नए को इस मर्तबा भी हम दिए, जैसे बेरी कम्युनिटी के आए थे, बाद फिर हमारे केरला के ग्रुप जो बहुत सोशल फील्ड में काम कर रहे हैं वो आए थे। तो वैसे लोगों को हम लोग इस मर्तबा अकोमोडेट करके, और इसके अलावा भी छोटे लेडीज में मस्तूरात में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे जो हज के अरकान रहते हैं वो उसकी तरबियत देने के लिए, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए, नमाज की किस तरीके से नमाज पढ़ना है। बहुत सारे हुज्जाज इकराम ऐसे आते हैं उनको कलमा भी नहीं आता, तलबिया तक नहीं आता, हम लोग क्रॉस चेक बहुत सारों को करते हैं, उनको हज पे आते हैं। लेकिन हज एक ऐसा ये है कि उसके अंदर रूहानी और जिस्मानी दोनों दोनों की तैयारी के साथ आप हज को जाना है, क्योंकि जो इस्लाम के 5 फराइज हैं वो इसमें से एक फराइज अदा करने जब जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाना है, ताकि अल्लाह सुब्हान ताला आपको हज को कबूल फरमाए। जी सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि आपका इंतखाब बतौर चेयरमैन जो है, मुख्तलिफ आपके इंतखाब को मुख्तलिफ नुमाइंदों की जो है हिमायत हासिल थी, इस एतमाद को आप कैसे बरकरार रखना चाहते हैं सर, क्योंकि ये यूनानिमस सिलेक्शन था? जी, मैं पहले तो हमारे बीज़त ज़मीर अहमद साहब, हमारे जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ने मेरे को जितने भी हमारे सिटी के एमएलएस हैं, हमारे एमपी हैं नासिर हुसैन साहब, हमारे एमएलसी, हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हमारे नसीर अहमद साहब हैं, उन्होंने पूरों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमको साथ दिया, और उन्हीं की पूरी एक कोशिशों से यूनानिमसली इलेक्शन, हमारे जब्बार साहब पूरे ने, जितने भी हमारे एमएलएस थे और हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, वो पूरों ने यूनानिमसली डिसीजन लेके यूनानिमस इलेक्शन कंडक्ट किया। तो मैं इस मौके पे तमाम हमारे सीनियर लीडर्स जितने भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और आपने साबित कर दिया कि ये यूनानिमस सिलेक्शन जो है राइटली आपको जो है चूज, क्योंकि इस बार का फीडबैक काफी अच्छा आया है इस बार। तो आप हमारे नाजरीन से कुछ कहना चाहेंगे सर, कोई पैगाम देना चाहिए? ये पैगाम है कि अभी हज 2026 जो होने जा रहा है, इसके अंदर हम लोग अभी जुलाई से एप्लीकेशन शुरू करेंगे, और इसके अंदर मैं तमाम जो इरादा रखते हैं इस बार 2026 को हज को जाने के लिए, तमाम से गुजारिश करता हूं, अगर आप पासपोर्ट, जिनके पास पासपोर्ट्स नहीं है, आप मेहरबानी से पासपोर्ट्स बना लीजिए, और अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो 31 दिसंबर 2026 तक वैलिडिटी रहना चाहिए। अगर उतना वैलिडिटी नहीं है तो आप मजीद जाके एक रिन्यू करा लें आपका पासपोर्ट। और जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, मैं ऑलरेडी पासपोर्ट ऑफिसर को बात कर रहा हूँ, इमीडिएटली उनका पासपोर्ट बना के, क्योंकि मोस्टली जुलाई मिड में या जुलाई से हम लोग एप्लीकेशंस ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेना शुरू कर देंगे। इस बार क्योंकि पिछले जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स की जो कैंसिलेशंस हुई थी, अभी से हमको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही है, बहुत सारे लोग कब से इशू कर रहे हैं फॉर्म्स, ऑलरेडी पूछ रहे हैं। तो मैं आपके मीडिया के जरिए से मैं तमाम जो इस बार 2026 हज को जाना चाह रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूं, पहले फॉरमोस्ट आप आपका पासपोर्ट बना लीजिए और उसके बाद आप एप्लीकेशन डालिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, साला डिजिटल से बात करने के लिए और तफसीली गुफ्तगू में सारी डिटेल्स फराहम करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, आज की गुफ्तगू ने न सिर्फ हज 2025 के इंतजामात की बारीकियों को हमारे सामने रखा, बल्कि जुल्फिकार अहमद खान टीपू साहब की क़ियादत में रियासती हज कमेटी की संजीदगी, ईमानदारी और दूरअंदेशी को भी वाज़ेह किया है। हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में हज खिदमात मज़ीद बेहतर होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और हर आज़िम हज का तजुर्बा रूहानियत के साथ साथ सहूलत बख्श होगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब टीपू साहब का, जिन्होंने हमारे साथ खुलकर बात की और तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली। ऐसे ही अहम मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सबिहा फातिमा को दीजिए इजाज़त। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किन ख़वातीन और हज़रात से गुफ्तगू सुनना पसंद करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें। साला डिजिटल उर्दू को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।